हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम पूरा कारो रिवाइज करेंगे। रुक जाओ, सुन लो, स्किप मत करो, नीचे कमेंट मत करो। वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस। रुक जाओ भाई, सुन लो जो मैं बात बोल रहा हूँ। सो कारो तो हम रिवाइज करेंगे सर, साथ में आपको ऑडिट की बहुत सारी और रिवीजन वीडियो देने वाला हूँ। सुन लो कैसे मिलेगी आपको। सर मैंने ऑडिट का मैराथन वीडियो दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ऑडिट के बहुत सारे मैंने एमसीक्यूज बनाए, 10 वीडियो बनाई है मैंने एमसीक्यू के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और भी सर ऑडिट की बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। राइट, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए सर एक लाइक, और अगर ये वीडियोस पसंद आती हो नीचे कमेंट में जो आप लिखना चाहें वो आपकी मन की फीलिंग। एक और चीज़ मुझे आपसे चाहिए सर, वो आपका सपोर्ट जो अभी तक मिलता रहा। मैंने बताया ये वीडियो पहले भी शूट करी थी, बट मैंने उस वीडियो में जो पहले मैंने शूट करी थी, मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो शायद किसी को बुरी लग जाती। फिर मैंने उस वीडियो को हटा दिया और मैंने अभी ये सोचा कि मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि यार आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही हैं ये चीज़ें आप तक पहुँचाने में। दिक्कत पैसों की नहीं है, दिक्कत है लोगों की। लोग बाग जो है परेशान कर रहे हैं कि इतना सस्ता क्यों कर रहे हो, ये क्या फलाना ढिमाका, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो बस एक छोटा सा मैसेज यार, अमेजॉन कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो रिटेलर्स फेल हो गए जो कस्टमर को अच्छी सर्विस, बढ़िया प्रोडक्ट्स, ऑन टाइम प्रोडक्ट्स और ऑन टाइम सर्विस नहीं दे पाए। याद रखिएगा इस बात को। राइट, तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप लोग जो बाकी लोग हैं सर, जो अच्छी सर्विसेज, अच्छे रिस्पॉन्सेज, अच्छी चीज़ें बच्चों को नहीं दे पाए, वो फेल हो गए। जो ज़्यादा फीस लेके क्वालिटी टीचिंग नहीं दे पाए, वो फेल हो गए। राइट, सो बस इतना सा ही मैसेज सर। आपका सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई और सपोर्ट करे ना करे। बाकी जो सारे टीचर्स हैं सर हमारे, आपने देखा होगा 5 लाख जब हमारे सब्सक्राइबर्स हुए, सबने वीडियो डाली। राहुल गर्ग सर ने डाली, रचना मैम ने डाली, रवि तावरी सर ने डाली, कितने सारे टीचर्स थे, मयंक कोठारी सर, 10 टीचर्स के सर वीडियो थे, अमित ताटड़ सर की। ये सपोर्ट करते हैं यार, दे 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 रियली सपोर्ट अस, और हम उनको सपोर्ट करते हैं। हो सकता है हमारे विजन डिफरेंट हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। लेकिन कुछ लोग हैं सर जो परेशान कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मुझे आपके सपोर्ट से मतलब है, दैट्स इट। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सर ये स्टूडेंट फ्रेटर्निटी अपना प्यार, विश्वास, सपोर्ट ऐसे ही बनाती रखेगी हमारे ऊपर, ऐसे बनाए रखेगी हमारे ऊपर, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे उसको रेसिप्रोकेट करने का। ऑब्वियसली क्लासेस में फ्री में नहीं दे सकता भाई, दाना पानी है। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे मार्केटिंग करते हो सर, यार मैं एक आधी वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई मेरी सेल आ गई है, या मेरे बैच लॉन्च हो रहे हैं, मेरी क्लास लॉन्च हो रही है। राइट, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी छोटी सोच है जो आपको लगता है मार्केटिंग करते हो। मैं कभी आपको एसएमएस नहीं भेजता, कभी आपको ईमेल नहीं भेजता। आप सोचिए आपके इनबॉक्स में कितने मैसेजेस और ईमेल्स आए रहते हैं, मतलब आप सीए बन जाओगे तब भी आपको सीपीटी के कोचिंग के मैसेज आते रहेंगे, है ना। सो मैं वो काम नहीं करता। मैं भाई सिंपली, मेरे पास जो एक यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों ने दिया है, एक टेलीग्राम चैनल है, बस वहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी आपको मार्केटिंग पता नहीं है क्या होती है। मार्केटिंग आपके जहन में घुस जाना, आपके मोबाइल फ़ोन के इनबॉक्स में बिना आपकी परमिशन के घुस जाना, आपके ईमेल के इनबॉक्स में आपके बिना आपकी परमिशन के घुस जाना, पर्चे बंटवाना गलियों में, मैं उस लेवल पे नहीं करता भाई। राइट, क्योंकि मुझे पता है वो जो नंबर्स हैं वो इलीगल तरीके से लिए जाते हैं। चलिए सर, तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपसे बोलना चाहता था। अब आप कारो की वीडियो देखिए, और ऑडिट की बहुत सारी और वीडियोस का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा। और कौन से चीज़ की आप रिवीजन चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो अब शुरू कीजिए। चलिए सर, चलिए आज हम रिवाइज करेंगे बेटा क्या, कारो। कारो का ओरिजिन कहाँ से आ रो बेटा, 143 सबसेक्शन 11। सबसेक्शन 11 में सर सीजी को पावर दी गई कि सीजी एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके कुछ कंपनीज के लिए, सबके लिए स्पेसिफाइड क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज को सर स्पेसिफाई कर सकते, जो कहां पे लिखी होंगी, ऑर्डर में ही लिखी होंगी। उनके केस में सर ऑडिटर को ऑर्डर दे सकती है सीजी कि आपने कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पे जरूर जो है रिपोर्ट देनी है। राइट, और सीजी ने ऐसा किया भी। सीजी सर एक ऑर्डर निकाला जिसका नाम क्या है बेटा, कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016। इंप्लीकेशन कंपनी के ऊपर है या ऑडिटर के ऊपर है, ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी कि आपने सर एक तो जो एसएमए रिपोर्टिंग देते हो वो तो है ही, 143.3 में है ही, और अब 143.11 का यूज करते हुए कारो में भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी हर किसी के लिए, या क्लास ऑफ कंपनीज, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज। सबसे पहले सर हमने कारो का ओवरव्यू लिया बेटा। कारो के अंदर कितने पैराग्राफ, 4। पहला डील करता है किससे, एप्लीकेबिलिटी से। दूसरा डील करता है बेटा किससे, के सर जी ये तीसरे चौथे में जो मैटर है उस पर रिपोर्ट करना है आपने। तीसरा डील करता है मैटर से, और चौथा डील करता है कि सर अगर आपने कोई भी क्वालिफाइड चीज दी है तो उस पर आपको क्या देने हैं, रीजंस। आप चौथे को रिलेट कर सकते हैं 143 सबसेक्शन 4 से, और अपने एसए जो हमने सर एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें बेसिस ऑफ ऑडिटर ओपिनियन जो पैरा था उससे। अच्छा जी, आइए अब सर हमने सबसे पहले देखना भाइयों एप्लीकेबिलिटी। कारो की एप्लीकेबिलिटी स्वीपिंग नेचर की एप्लीकेबिलिटी बनाई गई, ऑल कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी।
मेरे साथ ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फिर बोला नहीं 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 नहीं, कुछ को तो बाहर रखना पड़ेगा लॉजिक पे, जिनके लिए स्पेशल रेगुलेशन है, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सर जो एनजीओ वगैरह वाले काम कर रहे हैं सेक्शन ए, जो छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, जो छोटे हैं लेकिन सर बहुत बड़े भी हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट अ सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ अ, एंड जिसकी सर पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाता। अब ठीक है, बोरोइंग्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं जाती, और साथ ही साथ में टोटल रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाता। टोटल रेवेन्यू में सर आपकी ऑपरेटिंग इनकम भी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, और अदर इनकम जो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा आ रहा है वो सब भी इंक्लूड करके चलेंगे। डन। इवन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं उसका भी कोई रेवेन्यू अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो वो भी इंक्लूड करके चलेगी। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। लीजिए सर, ये था सर हमारे कारों की रिपोर्टिंग की कुछ खास बातें। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी बात जो शायद मेन क्लास में रह गई हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोटी छोटी बातें। कारो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे एप्लीकेबल है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। जब जैसे आप अभी रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट देख रहे थे, वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट है, उसके साथ किसकी रिपोर्टिंग हो रही है? कारो की। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे तो उस पर कारो की रिपोर्टिंग नहीं होगी। ओके, चलिए सर अब चलते हैं। ये कुछ हमने बातें देखी थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आईपीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। कुछ बातें पूछ लेता हूं, जैसे कि जनरल रिजर्व क्या पेड अप शेयर रिजर्व का पार्ट है? यस। शेयर एप्लीकेशन मनी पार्ट नहीं है। ओके, ये हमने कुछ चर्चा की थी। बोरोइंग वाला सर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बोरोइंग एक बात ध्यान रखें, सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी भी उसके अंदर आता है। बोरोइंग देखनी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट पे अगर जीरो आ रही है सर, उससे में कुछ लेना देना नहीं है। हमने डिस्कस भी किया था ये वाला पॉइंट, बस यहां आके मैं थोड़ा सा भूल गया था। एनीवेज, एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट, क्रेडिट कार्ड पे आपने कुछ उधार ले रखा है, वो भी काउंट होगा क्या? यस। ओके, बोल दो। लिमिट देखोगे, एक्चुअल देखोगे, सिक्योरिटी का अमाउंट एडजस्ट कर दोगे क्या? नहीं सर, ये सारी बातें हमने चर्चा में लाई थी सर। टोटल रेवेन्यू की बात करूं बच्चों में, टोटल रेवेन्यू में आपके सर ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो है ही, और साथ में अदर इनकम भी है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन भी है, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, कमीशन, टैक्सेस, सेल्स रिटर्न। कमीशन को 2 पॉइंट से देखा, कमीशन कमाई है, आएगी सर मेरे पास, कमीशन दी है, डिडक्ट नहीं होगी, राइट। सेल्स रिटर्न माइनस होंगे, टैक्सेस भी सर इंक्लूड मैं अपने सेल्स में नहीं करूंगा। ओके, बोलिए। अच्छा जी, लीजिए सर। इसके बच्चों हमने कारों के लिए कुछ चार्ट्स वगैरह देखे थे। अच्छा, एनबीएफसी की कुछ छोटी छोटी बातें। एनबीएफसी पे कारो एप्लीकेबल है कि नहीं? बैंक पे कारो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन भाई एनबीएफसी तो शुरुआत ऐसे करिए कि मैं बैंक नहीं हूं। नाम क्या है? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग। एनबीएफसी के ऊपर भाई कारो एप्लीकेबल है। अच्छा, इसमें भी बच्चों का ध्यान रखिएगा, एक कंपनी है वो एनबीएफसी थी, बोलिए वो क्या थी? एनबीएफसी थी, और ईयर एंड पे, लास्ट डेट पे, मतलब वो पूरा ईयर एनबीएफसी रही, और मान लेते हैं मार्च में कन्वर्ट होकर बैंकिंग कंपनी बन गई। क्या बन गई? सर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टेटस चेक करना है एज ऑन। अगर बैलेंस शीट डेट पे बैंक है तो एग्जेम्प्ट, एनबीएफसी है तो एप्लीकेबल। ओके जी, ये भी हमने कवर कर लिया। अच्छा, साथ में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात हमने कवर कर ली। ओके, फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक नॉट एप्लीकेबल। फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी नॉट एप्लीकेबल। इंश्योरेंस जनरल है या फिर सर लाइफ है, नॉट एप्लीकेबल। इजी। लीजिए सर, लीजिए। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमने कुछ चीजें देखी, प्राइवेट कंपनी का हमने सब समझ लिया है, 4 कंडीशन होती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बोरोइंग तो 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है। टोटल मेरा जो रेवेन्यू 10 करोड़ से ऊपर आ रहा है, कारो एप्लीकेबल हो गया। याद रखिएगा, ओपीसी और स्मॉल कंपनी की एग्जेम्पशन अलग है। अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी की मान लेते हैं बोरोइंग सर 1 करोड़ से ऊपर भी निकल गई तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, समझाया था मैंने आपको। लीजिए सर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भाई, ए पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा जल्दी बताइए? अप टू ₹50 लाख। अच्छा जी, टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़। डिफरेंशिएट करने के लिए टर्नओवर कब का देख रहे हैं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। इसमें जो और भी इंक्रीज लिमिट दे रखी है वो अपने को नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ में ये 3 कंपनीज भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। होल्डिंग सब्सिडी, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे आरबीआई से गवर्न होती है या आईसीआई है उससे कुछ गवर्न होती है, एक्सेट्रा। ओपीसी जिसमें सर एक ही मेंबर हो। लीजिए सर, यहां के बच्चों ने क्या कंप्लीट कर लिया? अपना एप्लीकेबिलिटी। बोलिए क्या कंप्लीट किया? अब सर कारों के अंदर कितने मैटर दे रखे हैं? 16। क्या 16 मैटर्स की हेडिंग याद करने से कुछ होगा? नहीं।
इनके अंदर सर क्वेश्चंस हैं, हमें वो याद करने हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास में कराया। फिक्स एसेट के अंदर कितने मुद्दे आते हैं? 3। पहला प्रॉपर रिकॉर्ड, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन, तीसरा टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर रिकॉर्ड किसके लिए? पर्टिकुलर्स, क्वांटिटेटिव एंड सिचुएशन। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा आया था? फिजिकल वेरिफिकेशन। किसकी जिम्मेवारी? मैनेजमेंट की। हम चेक करेंगे रीजनेबल इंटरवल पे होती है या नहीं। अगर होती है तो क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं। अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली तो अकाउंट्स में कैसे हमने उसको डील किया, खत्म बात, राइट। डीड्स के केस में चेक करेंगे सर जितनी भी आईएमपी उसकी जितनी भी टाइटल डीड है वो सर कंपनी के नाम पे है या नहीं। रिलायंस के केस में हमने देखा कि सर उन्होंने बोला हाँ है एक्सेप्ट फॉर, तो उन्होंने बता दिया कुछ एमैल्गमेशन के केसेस हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। डन। लीजिए सर, ऐसी बच्चों ने इन्वेंट्री में देखा। इन्वेंट्री में तो सर एकमात्र क्वेश्चन आया हमारे पास, फिजिकल वेरिफिकेशन, कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो रीजनेबल इंटरवल पे होती है या नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे पूछ रहा हूं, क्या ऑडिटर को फिक्स एसेट की फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करना कंपलसरी है? कर सकता है? यस सर, कर सकता है। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर लगाएगा वहां पे, देखेगा कि सर काउंट हो रहा है या नहीं। और आपने जैसे इन्वेंट्री के केस में हम ये भी चेक करते हैं जो काउंट करने वाला व्यक्ति है सर वो क्वालिफाइड भी है या नहीं। एनीवेज, इन्वेंट्री में फिजिकल वेरिफिकेशन हम चेक करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल पे होनी चाहिए। अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली या नहीं मिली तो उसकी अकाउंट्स में आपने क्या ट्रीटमेंट करी है, हम ये जानना चाहेंगे। एक बात यहाँ पे और सुन लीजिएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट खुद करेगी, आउटसोर्स भी कर सकती है, आउटसोर्स भी कर सकती है। इजी इजी। लीजिए सर, कारों की सर हमारी फर्स्ट पार्ट रिवीजन यहीं पे समाप्त होती है। अब सर हम बाकी क्लॉजेस देखेंगे कारों के और उनको रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए सर, लंबी के सांस भरिए। मास्टर छुट्टी, भागो दोनों बोले दुम 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 दुम। और हाँ बच्चों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना। चलिए सर, चलिए रिवाइज करते हैं। इससे पहले बच्चों ने कारों के एप्लीकेबिलिटी रिवाइज कर ली है और साथ साथ में उसके अंदर आने वाले 3 क्लॉजेस रिवाइज कर ली, 2 क्लॉजेस रिवाइज कर लिए हैं, एक फिक्स एसेट और दूसरा कौन सा? इन्वेंट्री। आज बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? लोन्स एंड एडवांसेस से। तो सबसे पहला सर लोन्स एंड एडवांसेस में आपको क्वेश्चन क्या करना है? आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या कंपनी ने कुछ लोन्स दिए हैं उन एंटिटीज को जो कवर होती हैं 189 में? हाँ तो हाँ, ना तो ना। नहीं दिए तो लिख देंगे सर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन गिवन टू अस नो लोन हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनीज एंटिटीज कवर्ड अंडर सेक्शन 180। अगर दिए हैं तो सर आपको फिर 3 बातें चेक करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एंड सर आपका क्या था? ओवरड्यू। टर्म्स एंड कंडीशन क्या नहीं, वैसे पूछना है टर्म्स ऑफ कंडीशन प्रीजुडिशियल है या नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, क्वेश्चन फॉर्म में। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट सर हम देखेंगे क्या कोई स्टिपुलेटेड है या नहीं, अगर है तो सर पेमेंट रेगुलर आ रही है या नहीं। फिर हम ओवरड्यू में हमेशा देखते हैं कि सर जो ओवरड्यू अमाउंट है फॉर मोर देन 90 डेज एज ऑफ बैलेंस शीट, जो भी अमाउंट ओवरड्यू हो चुका है फॉर मोर देन 90 डेज हमें वो रिपोर्ट करना है। और सर हम ये देखेंगे कि सर साथ साथ कंपनी ने उसकी रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। ओके, इसको समझने के लिए बच्चों में इन सेक्शंस की कुछ नॉलेज चाहिए थी कि 189 में कौन सा रजिस्टर जो है मेंटेन होता है। 189 में वो रजिस्टर मेंटेन होता है जिसकी ट्रांजैक्शंस कहां पे हो रही हैं? 184 सबसेक्शन 2 और साथ साथ में 188। 184 सबसेक्शन 2 में कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी है? ऐसी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें, अब डायरेक्टर इंटरेस्टेड कैसे होता है? जहां पे सर डायरेक्टर एसोसिएटेड हो, एज अ पार्टनरशिप फर्म है तो डायरेक्टर उसका पार्टनर है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट तो डायरेक्टर सर उसके किसी डायरेक्टर से एसोसिएटेड है, उसका 2% या उससे ज्यादा उसके पास शेयर होल्डिंग है, या फिर सर वो उस कंपनी में प्रमोटर, सीईओ एटसेट्रा एटसेट्रा है। ओके, ये पार्ट बच्चों हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है क्या? नहीं, ये एक्स्ट्रा जानकारी, क्योंकि पता तो हो जो सिलेबस में है वो है किसके बारे में। ओके, आइए सर, इसके बाद 188 बच्चों के सेटल करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी कहां पे डिफाइंड है? 2 क्लॉज 76। इन शॉर्ट मुझे ये समझ आया कि भाई 189 वो रजिस्टर है जिसमें सर डायरेक्टर के इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं और साथ साथ में आपकी रिलेटेड पार्टीज होती हैं। कौन सी पार्टीज होती हैं? रिलेटेड पार्टीज होती हैं। अब सर आपने देखना है कि क्या कंपनी ने ऐसी पार्टीज को कोई लोन दिया है या नहीं। अगर ना तो ना, हाँ तो हाँ, फिर 3 बातें चेक कर लेंगे। बोलो क्या क्या? टर्म्स एंड कंडीशन, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट एंड ओवरड्यू। बहुत बढ़िया। आइए अगला क्लॉज बच्चों अपन ने पढ़ा कौन सा? कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन। पढ़ने में तो बहुत आसान था, मैंने क्या समझा है, कभी कभी जो पढ़ना है वो दिक्कत नहीं देता, लेकिन जो पढ़ने के लिए पढ़ना है वो दिक्कत देता है। ये सर उसका जीता जागता एग्जांपल है। 185 186 कारो सिर्फ बोलता है चेक वेदर कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 और 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
हमने बोला ठीक है सर चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि 185 186 है क्या। 185 पर्टिकुलरली डील करता है लोन टू डायरेक्टर्स। हाँ जी, किसको लोन टू? बेसिकली तीन चीजें, लोन, गारंटी एंड सिक्योरिटी। तो हम पहले तो भाई ये बोल देते हैं ना ही डायरेक्टर को कोई लोन देना है, ना ही होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को कोई लोन देना है, ना ही रिलेटिव और पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को कोई लोन देना है, और ना ही ऐसी फर्म को लोन देना है जिसमें डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है। इनको तो कंप्लीटली मना है। ऑडिटर बोलेगा चेक whether any loan has been given to these parties, if yes तो मेंशन कर देगा हाँ, if no तो कह देगा जी नहीं। ओके, फिर कहते हैं जी कई कुछ लोगों को हम अलाउ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें सर डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, उसके अंदर आप लोन दे सकते हो क्या? यस सर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वहां पे भी कुछ लिमिट्स हैं सर, और आपको बोलेंगे वहां पे कोई प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या पास होना चाहिए? ऑडिटर क्या चेक करेगा? एसआर हैज बीन पास्ड और नॉट। मैंने बोला सर एक चीज और करना है, डिस्क्लोजर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ऑडिटर चेक करेगा सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गई है या नहीं गई है, तो उसमें फुल डिस्क्लोजर है या नहीं। फिर लोन मस्ट बी यूटिलाइज फॉर द प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग के सामने वाली पार्टी से कंफर्म करेगा, बताओ जो आपको लोन दिया था वो आपने किसके लिए यूज किया। बहुत बढ़िया। 186 में बच्चों बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जैसे कि सबसे पहले 186 में क्या दे रखी है? लिमिट। ऑडिटर चेक करेगा सर वो विद इन द लिमिट है या आउटसाइड द लिमिट है। आउटसाइड द लिमिट जा सकते हैं हाँ, लेकिन क्या पास होना चाहिए? ऑडिटर चेक करेगा एसआर हैज बीन पास्ड और नॉट। फिर साथ ही साथ में सर हमें ये देखना है कि भाई अगर ऐसा हुआ है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स गए हैं, कोई बात नहीं, हमें सर चाहिए उसका फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर। ऑडिटर चेक करेगा डिस्क्लोजर इज एडिक्वेट और नॉट। फिर बोला गया सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होना चाहिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे अकॉर्डिंग टू दी टेन्योर, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता है। ऑडिटर चेक करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सर उतना है या नहीं। जिस कंपनी ने सर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं और सर पब्लिक डिपॉजिट की रीपेमेंट में क्या करा है? डिफॉल्ट। ऑडिटर चेक करेगा सर ऐसी कोई भी कंपनी आगे किसी को लोन ना दे जब तक वो डिफॉल्ट को सही नहीं कर देती। एंड फाइनली सर यही सेक्शन बोलता है कि क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर। जितने भी आप इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, गारंटी एक्सेट्रा दे रहे हैं, आपको सबका क्या मेंटेन करना है? रजिस्टर। ऑडिटर क्या चेक करेगा? वेदर सर रजिस्टर हैज बीन मेंटेन्ड और नॉट। शाबाश। पब्लिक डिपॉजिट बहुत ही आसान, क्या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर करे हैं तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे क्या आरबीआई के डायरेक्टिव्स फॉलो हुए, कंपनी लॉ के अंदर जो सेक्शंस हैं सेक्शन 72 to 76 एंड एनी अदर रूल मेड देयर अंडर, क्या वो फॉलो हुआ या नहीं? हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा क्या नेचर ऑफ कंट्रावेंशन। अगर कोई ऑर्डर आया था आपके अगेंस्ट या फिर सर कोई जनरल ऑर्डर था, वो आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया है। अगला पॉइंट बच्चों कॉस्ट रिकॉर्ड, बहुत ही आसान, बहुत मजे लिए थे हमने इस वाले पॉइंट पे। कॉस्ट रिकॉर्ड सर सेक्शन कौन सा? 148 सबसेक्शन 1। सीजी को पावर दे दी गई कि सीजी सर कुछ प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को बता सकती है कि आपने अपने नॉर्मल रिकॉर्ड्स के साथ साथ कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। ऑडिटर का सर इसमें इतना सा रोल है, कारो के अंदर बोल दिया, और याद रखिए कि कारो हर किसी को एप्लीकेबल नहीं है। जिसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा उस केस में सर ऑडिटर कंपनी से पूछेगा क्या आपको जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को बोले थे वो आपने किए या? डिटेल चेकिंग करेगा, ब्रॉड रिव्यू। ब्रॉड रिव्यू लास्ट में लिख भी देगा सर हमने डिटेल एग्जामिनेशन कब करेंगे? जब पैसे मिलेंगे, बात खत्म है, राइट। लीजिए सर ये पॉइंट ड्यूज बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूज सर दो तरह के हो सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड। इधर देखिएगा जरा, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज रेगुलर पे हो रहे हैं या नहीं? हाँ तो हाँ, ना तो ना। लेकिन नाम में हमें एक चीज चाहिए, एज ऑन बैलेंस शीट डेट कितने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months। ओके, अच्छा जी। डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है या नहीं, लेकिन किसके रिगार्ड में? टैक्सेस। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज किसके चेक करने थे? सबके। हाँ जी, डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है या नहीं? अगर है तो सर बोलेंगे हाँ, नहीं तो बोलेंगे, लेकिन हाँ बोलेंगे साथ साथ बताएंगे अमाउंट कितना है, फॉरम क्या है। जैसे मोटा भाई की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, ये भर भर के बच्चों इनके स्टैट्यूटरी ड्यूज है, मुझे लगा था 1000-2000 करोड़ होंगे, लेकिन भाई कितने करोड़ चले? लगभग 498। ओके, चलिए सर इसके बाद बच्चों हमने 2-3 पॉइंट छोटे छोटे और पढ़े। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, पहला क्वेश्चन सीधा, क्या कंपनी ने रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में डिफॉल्ट किया है टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर्स एंड गवर्नमेंट? राइट। अगर नहीं किया तो नहीं किया, अगर किया है तो अमाउंट चाहिए, पीरियड चाहिए और लेंडर वाइज डिटेल चाहिए बैंक, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में। खत्म सर कहानी। ये वाली बातें बच्चों एक्स्ट्रा ज्ञान। ऑडिटर क्या ऑब्टेन करेगा? लोगों से क्या मांगेगा? कंफर्मेशन। जिसने लोन लिया उससे शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, एग्रीमेंट चेक करेगा, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए डिबेंचर ट्रस्ट चेक करेगा। और याद रखना आपको बैलेंस शीट डेट पे चाहे वो एक दिन पुराना ही डिफॉल्ट क्यों नहीं है, आपको सर उसे मेंशन करना है।
लीजिए सर, मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ एटसेट्रा। सो आईपीओ एफपीओ टर्म लोन से जो पैसा आया था, क्या सर वो आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया जिसके लिए आया था या नहीं? अगर नहीं किया तो आपको डिलेज, डिफॉल्ट और रेक्टिफिकेशन की भी डिटेल देनी है। मेरे साथ बोलो, आपको डिलेज, डिफॉल्ट और की भी डिटेल्स देनी है। फ्रॉड और ऑन और बाय द कंपनी, ऑडिटर चेक करेगा क्या फ्रॉड कोई कंपनी में या कंपनी ने किया है, अगर हाँ तो उसका नेचर और अमाउंट। इससे हमने ज्यादा चर्चा नहीं करी, 143.12 हमने घोट घोट के पढ़ा है। कम ऑन, यस और नो? ऐसे 240 भी अपने को पता है। ओके, लीजिए सर, इसके बाद बच्चों कारों में बाकी जो क्लॉजेस है उसकी रिवीजन करेंगे और एकदम हो जाएंगे हिट। चलिए लंबी गहरी सांस भरिए। मास्टर छुट्टी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना मन तो जीतना। बाय बाय, टेक केयर। कारों की रिवीजन का तीसरा पार्ट बच्चों, और आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाली रिवीजन करेंगे। बोलो बेटा किसकी? मैनेजरियल रेम्युनरेशन। तो बहुत सिंपल है, आपको कारों में सिर्फ दो ही बातें बोली गई कि जाके चेक करो सेक्शन 197 शेड्यूल नंबर 5 से कंप्लायंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो अमाउंट कितना था और कंपनी ने रिफंड लेने के लिए क्या स्टेप्स लिए। दो बातें, सेक्शन 197 शेड्यूल 5 से कंप्लायंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो अमाउंट कितना था और कंपनी ने क्या स्टेप्स लिए किसके लिए? रिफंड के लिए। फिर सेक्शन 197 का थोड़ा सा ज्ञान। बेटा 197 क्या बोलता है? मैक्सिमम ऑफ रेम्युनरेशन कितनी दे सकते हो? 11% ऑफ, और इसी के साथ जोड़ लो, नेट प्रॉफिट हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198 बट बिफोर प्रोवाइडिंग द रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। अच्छा जी, सिटिंग फीस पे चर्चा करते हैं। सिटिंग फीस सर दे सकते हैं क्या? यस सर। क्या सिटिंग फीस 11% में काउंट होती है? नो सर। अगर सर लॉस है तो भी सिटिंग फीस दे सकते हैं क्या? यस सर। कितना सर? मैक्सिमम लिमिट इज 1 लाख पर मीटिंग, राइट? ऑडिटर बनो, ऑडिटर बनो, 1 लाख से ज्यादा है, चलो 1 पॉइंट। दूसरा, अटेंडेंस रजिस्टर चेक करेंगे, डायरेक्टर आया भी था या नहीं आया था। अच्छा जी, आइए सर। उसके बाद कैसे कैसे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं? मंथली या परसेंटेज या फिर मंथली प्लस परसेंटेज। अच्छा जी, देन एक्सेस रेम्युनरेशन सर अगर चली गई है तो डायरेक्टर को क्या करनी चाहिए? रिफंड। ऑडिटर को देखना चाहिए सर रिफंड आ गया या नहीं, और नहीं आया तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं या नहीं। मोटा भाई की रिपोर्ट, मोटा भाई की रिपोर्ट भाइयों, मोटा भाई की रिपोर्ट ना छोड़ें। मोटा भाई की रिपोर्ट लो जी, लो। कहां पे थे हम लोग? हाँ जी, ये रहा सर हमारा क्लॉज नंबर 11। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन हैज बीन paid or provided in accordance with the requisite approval mandated by section number कौन सा? 197 and schedule number 5। यानी कि मोटा भाई की कंपनी में रेम्युनरेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट दी जा रही है। ओके, मोटा भाई समझते हो बेटा कौन होता है? अंबानी। कौन से वाले बेटा? मुकेश अंबानी जी। आइए सर, आइए। निधि कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जल्दी बताओ? सिर्फ एक दो ही पॉइंट है इसके अंदर। क्या? अच्छा, निधि कंपनी का मतलब आपको पता चल गया, जो आपकी सर हैबिट ऑफ सेविंग को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। अमंग द मेंबर्स वो डिपॉजिट्स लेती है और अमंग द मेंबर्स ही वो लोन देते हैं, राइट? निधि कंपनी में दो बातें चेक करना है। नंबर 1, क्या नेट ओन्ड फंड इज टू नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए? 1:20। और साथ ही साथ में सर 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट जो है वो मेंटेन करने चाहिए। हो सकता है सीए फाइल में जब आप पढ़ो तो आपको निधि रूल्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं। अपने लिए दो ही क्वेश्चन सर, एक तो सर नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो, दूसरा अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। मोटा भाई की रिपोर्ट में क्या लिखा था? हम निधि कंपनी है ही नहीं, इसलिए सर हमारे ऊपर इस क्लॉज की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल ही नहीं है। लीजिए सर, द कंपनी इज नॉट निधि कंपनी, द प्रोविजन ऑफ 312 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी एंड हेंस नॉट कमेंटेड अपॉन। लीजिए सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ही भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट। दो सेक्शन की कंप्लायंस चेक करेंगे, 177, 188। 177 डील्स विद ऑडिट कमेटी और 188 में ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। आइए तो सबसे पहले चेक करना है क्या जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लायंस में है या नहीं, और साथ ही साथ में सर डिटेल्स प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं एज पर दी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा बेटा? 18। आपको मैंने इसे 3 पॉइंट्स पढ़ने को बोला था। सबसे पहले 177, 188, और फिर मैंने बोला था सर AS 18, और फिर बोला था SA 550। दैट्स इट। ओके, आइए एक बार ध्यान दे लेते हैं इसके ऊपर। सर हमारा सबसे पहले हमने क्या देखना है? ए 188 क्या बोलता है? जितनी भी रिलेटेड पार्टी हैं आर्म्स लेंथ पे नहीं है, सबके लिए क्या चाहिए? बोर्ड रेजोल्यूशन। ऑडिटर बनो, चेक वेदर बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड और नो। अच्छा जी, अगर लिमिट से ऊपर जाती है तो बेटा क्या चाहिए? अप्रूवल ऑफ कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ऑडिटर बनो सर, अगर पहले तो लिमिट से ऊपर है या नहीं, अगर लिमिट से ऊपर है तो अप्रूवल है या नहीं, रेजोल्यूशन चेक करा दो साहब।
अच्छा जी, इसके बाद ये दोनों पॉइंट हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर, अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किससे अप्रूव होनी चाहिए? ऑडिट कमेटी से। तो पहले तो हम देखेंगे कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं, वो पता चलता है 177 पढ़ के। अगर ऑडिट कमेटी बनानी है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में किसका अप्रूवल चाहिए? ऑडिट कमेटी का। ऑडिटर बनो कि भाई ऑडिट कमेटी का अप्रूवल है या नहीं। कैसे देखोगे? मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर सकते हैं, उनका सर डिसीजन कैसे आया वो चेक कर सकते हैं, सारी बातें। ओके, इसके बाद सर हमारे को देखना है कि AS 18 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज्ड है या नहीं। अब AS 18 की डिस्क्लोजर चेक कैसे करेंगे? ऑडिटर को कहां गाइड किया गया? SA 550। SA 550 डील विद रिलेटेड पार्टी। उसमें हमें यही सिखाया जाएगा कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन का ऑडिट कैसे करना है। डन। यहाँ बच्चों हिंट और दे दूं आपको, रिलेटेड पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ऑडिट में सर इसके बारे में कई जगह बात कर ली। आइला से शुरू किया था हमने, आइला याद आता है आपको? फिर उसके बाद हमने कहां देखा था? सिग्निफिकेंट रिस्क। ओके, और कारों में तो 2-3 बार आ चुके। इवन जो लोन देने थे हमने रिलेटेड पार्टी को, हमें वो भी देखने थे। याद आती है आपको? लीजिए सर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बहुत सिंपल सर। सबसे पहले तो क्या इस साल कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई? बहुत सिंपल, हुई या? जैसे मोटा भाई की कंपनी में नहीं हुई, तो उन्होंने साफ लिख दिया कि सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई नहीं है, इसलिए सर ये क्लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कमेंट कर ही नहीं रहे। बहुत बढ़िया। अगर हुई है, चेक करो 42 कंप्लाइड है या नहीं। ओके, हाँ जी, चेक करना क्या? 42 कंप्लाइड है या नहीं। साथ ही साथ में जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया था उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है या? और सर अगर इसमें डिफॉल्ट है तो हमें चाहिए सर उसकी डिटेल, कितना अमाउंट है सर, और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है। ओके, 42 की कुछ मेन बातें। पहले तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है? जब सर आप क्या करते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट आप सिर्फ करते हो ओनली अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को। द नंबर ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 50 और ऑड नंबर एज में बी प्रिस्क्राइब। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब नंबर? 200। डन। इस बच्चों एक दो बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। साथ ही साथ में हमें 2 लोगों को इसमें एक्सक्लूड करके चलना है। बताओ कौन कौन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, बड़े लोग, और साथ में एम्प्लॉय जिन्हें इसॉप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसॉप मिल रहा है। लीजिए, जो 42 से कंप्लाई नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर। ऑडिटर क्या मांग लेगा? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और साथ साथ में सर वो देखेगा कि सर जिस पर्पस के लिए फंड रेज किए थे उस पर्पस के लिए यूज हुए या? इसके लिए वो सर कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो चेक करेगा। आइए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर हिंदी में कवर करेंगे। कंपनी ने या कंपनी से किसी डायरेक्टर या उससे कनेक्टेड पर्सन की कोई अगर एसेट खरीदे या बेचे हैं तो नॉन कैश में है। अगर है तो आपको 192 का कंप्लायंस चेक करना। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा है या नहीं। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो हम बोलेंगे 192 कंप्लाई हुआ या नहीं। जब मैं बोलता हूं डायरेक्टर तो कौन कौन से डायरेक्टर? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द एसोसिएट कंपनी और एनी पर्सन कनेक्टेड विद द डायरेक्टर। डन। ओके, 192 की कंप्लायंस क्या बोलते हैं जी? प्रायर अप्रूवल चाहिए सर हमें किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए। तो ऑडिटर क्या चेक करेगा सर? रेजोल्यूशन आया या नहीं आया। बहुत बढ़िया। एनबीएफसी सबसे सिंपल काम। एनबीएफसी को सर हम चेक करेंगे इसने 45 आईए में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं। हर एनबीएफसी को अपना 45 आईए ऑफ आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बिना वो बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ऑडिटर सर सीधे सीधे जाके उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग लेगा कि दिखाओ कि सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है, अगर है तो बढ़िया है, नहीं तो भाई साहब आपने कंप्लाई नहीं किया है। मोटा भाई की कंपनी में क्या लिखेंगे? ये एनबीएफसी है ही नहीं, इसलिए सर इसके ऊपर ये वाला जो कंप्लाइंस है वो एप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए उसको कमेंट भी नहीं कर रहे। एक बार नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला देखें, मोटा भाई की कंपनी में कुछ लिखा है क्या? लीजिए सर, साफ साफ लिखा है कि कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर या पर्सन कनेक्टेड विद हिम के साथ हमने नहीं करी है। और एनबीएफसी के लिए लिखा है कि सर द प्रोविजन ऑफ 45 आईए ऑफ आरबीआई एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। डन। बोलिए। लीजिए सर, लीजिए, ये हो गया सर हमारा कारो रिवाइज। अब सर आप लोग आराम से कारो की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट में कारो के जो क्वेश्चंस आएंगे मैं कोशिश करूंगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाऊं। आप लोग सब बच्चे जो है टेस्ट जरूर 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 दें। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। लंबी सांस भरें। मास्टर छुट्टी भाग, धुम 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 धुम।